हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो वैसे तो मैं ऑनलाइन क्लास के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब में भी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है। आज का जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपका जो एसएससीएल का ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि मैं आपको क्लासेस में बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। तो ये आपका एसएससीएल का सिलेबस है ना। इस एसएससीएल के सिलेबस में जो क्लासेस कर रहे हैं, मैं आपको उनको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये 80 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्शन है। 80 नंबर का टेक्निकल पोर्शन में जितने भी लाइन से लिखे हुए हैं, डेफिनेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार, ये वो है ना, आपका माइन प्लान, वाइंडिंग शाफ्ट, बेल्ट कन्वेयर वगैरह है ना, बेल्ट कन्वेयर, ट्रैवलिंग रोडवे वर्क, ये सब कुछ मैं पोर्शन कवर करा चुका हूँ। इसमें से कुछ भी नहीं छूटा है। एक छोटे मोटे चीज छूटे हुए हैं, जैसे पीपी छूटा हुआ है। ठीक है। और एक आध छोटे मोटे सर्कुलर बचे हैं, बाकी सब का सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑलमोस्ट पूरी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब एक बात और है जो लोग मेरे से बहुत सारे मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अदर एप्लीकेबल स्टेचुरी प्रोविजन। तो लोगों का कहना है कि सर ओएसएच कोड पढ़ूं, ओएसएच रूल पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे ओएसएच कोड पढ़ना चाहिए, ओएसएच रूल पढ़ना चाहिए, कि माइंस एक्ट माइंस रूल पढ़ना चाहिए। तो देखिए यार, जब मैं आपको क्लास स्टार्ट किया था ना, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मैंने वही बात कहा था, बीच में भी मैंने वही बात कहा था, और आज भी मैं वही बात कहूंगा। ठीक है। वो ये है कि बाबू, आपको माइंस एक्ट तो पढ़ने हैं, माइंस रूल भी पढ़ने हैं, रेस्क्यू रूल वगैरह जो भी था वो तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ ओएसएच कोड और ओएसएच रूल भी पढ़ना है। रीजन रीजन मैं आपको बताता हूँ। बाबू, आपके पास अगर पेपर होगा ना, तो बीसीसीएल का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, जूनियर ओवरमैन का जो हुआ था 2018 2017-18 के आसपास में जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पर भी ना सीएमआर चेंज हो गया था बाबू। 2017 में सीएमआर बदल चुका था। ठीक है, नवंबर महीना में सीएमआर 2017 में चेंज हो चुका था। लेकिन बीसीसीएल के ओवरमैन के एग्जाम में सीएमआर 2017 से पूछा था। ठीक है। सीएमआर 2017 से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। उस टाइम लोगों को यही लगता था कि यार अभी अभी तो लागू हुआ है, अभी थोड़ी पूछेगा, अभी तो नया नया आया है, अभी थोड़ी पूछेगा, अभी तो 1957 से पूछेगा, लेकिन पूछ दिया किससे? 2017 से। चलिए और एग्जांपल देते हैं कोल इंडिया की। और एग्जांपल में जो एमसीएल के एग्जाम्स हुए थे, या जो आपके एनसीएल के एग्जाम हुए थे, इसमें भी देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके 1957 से पूछे गए थे, जबकि 2017 का सीएमआर चेंज हो चुका था। तो कोल इंडिया की एक पुरानी फितरत है बाबू। फितरत यह है कि उसके क्वेश्चंस आपको धोखा देंगे, और ऐसी टाइम पे धोखा देंगे ना कि आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप उस चीज को ठीक करो। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप बस रिवीजन मार लो, चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं। आपको रिवीजन मारने में कितना ही समय लगेगा। आपको मैं पीडीएफ दे दिया हूं, आपको मैं टेस्ट डाल दिया हूं। ठीक है। क्लासेस के बच्चे जो हैं, तो आपको ओएसएच कोड ओएसएच रूल पढ़ लेना चाहिए बाबू। ओएसएच कोड ओएसएच रूल पढ़ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक छोटी सी, अगर हो सकता है कि इससे क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने कुछ एनालिसिस किया, मुझे ऐसा लगता है कि यार ओएसएच कोड से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ओएसएच कोड ओएसएच रूल जो है, ओएसएच रूल तो 2026 में आया है, ओएसएच कोड जो है वो 21 नवंबर 2025 को आया है। तो मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा? क्या मैं जैसा सोचता हूँ या मैं जैसा एनालिसिस करता हूँ वैसा ही एग्जामिनर सोचेगा, एनालिसिस करेगा? क्या गारंटी है कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह से आप सोच रहे हो, उसी तरह से एग्जामिनर भी सोच रहा होगा? कोई गारंटी है? नहीं है ना बाबू। अनसर्टिनिटी है ना। हो सकता है मैं गलत हूं, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख के आओगे ना तो मेरे को पूरा गरियाओगे, सर झूठ मूठ का पढ़ा दिया, उससे कोड रूल नहीं पूछा। लेकिन अगर पूछ दिया होता तो क्या करते? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है अदर एप्लीकेबल स्टेचुरी प्रोविजन, अन्य लागू वैधानिक प्रावधान। अन्य लागू मतलब जो लागू है, जो एप्लीकेबल है। ठीक है। तो ये कभी रिस्क मत लीजिए बाबू, इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, प्लीज रिस्क मत लीजिए। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, आप ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, तो खाली रिवीजन मार लो ना यार, क्या दिक्कत है? तो आपका 80 नंबर का तो ऑलरेडी कवर मैं करा चुका हूं। अब ये जो बाकी का 10 नंबर है जो ऑनलाइन क्लासेस मेरे से कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये 10 नंबर बाबू मैं निचोड़ डालूंगा। आपका 90 नंबर का मैं तैयारी करके भेजूंगा। आप टेंशन मत लो। आप सोच रहे हो ना ये वाला पोर्शन सर अभी तक नहीं पढ़ा है, 2-3 लेक्चर आपके लिए काफी है। 2-3 लेक्चर पटक दूंगा, खत्म हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है। तो आप एकदम रिलैक्स रहो जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं मेरे से। अगर कोई नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हो, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ब्लैक डायमंड ऐप इंस्टॉल करना है। जस्ट अ सेकेंड। आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद ब्लैक डायमंड सर्च करना है, और ब्लैक डायमंड का ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप
डायरेक्टली जाके बैच परचेज कर सकते हैं। एमसीएल प्लस एससीएल बैच C16, इसमें वीडियो लेक्चर से लेकर टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है बाबू टेस्ट देने का। अगर आप सोचो ना कि अगर 600-700 रुपये आपका लग भी गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टेस्ट दे दोगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कितना टेस्ट डाला हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैं इसको एक फोल्डर में ही डाला हुआ हूँ। अभी फिलहाल आपका 56-57 टेस्ट डाला हुआ है, हर टॉपिक हर चैप्टर का टेस्ट डाला हुआ है बाबू। इसको आप जाके देखेंगे तो PYQ तक डाला हुआ है इस टेस्ट में, ठीक है। PYQ देखिए फोल्डर बना बना के डाला, CMR का, माइंस एक्ट का, माइंस रूल का, MBTR का है ना, रेस्क्यू रूल का, रॉक मैकेनिक्स का अलग से, PYQ अलग से, एक्सप्लोसिव का अलग से, जूलॉजी, ओपन कास्ट, TMT वॉल्यूम 1 का बहुत सारे टेस्ट डाला हुआ है जो बचा कुचा था। मेथड ऑफ वर्किंग का MT वॉल्यूम 2 का डाला हुआ, वॉल्यूम 3 का डाल दूंगा मैं आज। टोटल मिलाकर के आपको 60 से 70 टेस्ट मिलने वाले, और 60 से 70 टेस्ट आपका अनलिमिटेड कर दूंगा। जाओ, 5 लिमिट था पहले, लेकिन अब मैं सबका सब अनलिमिटेड कर दूंगा। आप जितनी बार चाहो टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम सामने है, आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, इस टेस्ट को बनाने में मुझे इतना समय लग गया है, आप कुछ ना करो, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो जो मैं दे रहा हूं ना इस टेस्ट में, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ लो। जस्ट अ सेकंड यार, कहां गया टेस्ट वाला? तो उससे बाहर चांसेस ही नहीं है कि आएगा, कि उससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं भाई। इतना ज्यादा क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस को देख लो, पढ़ लो, समझ लो, रट लो, नहीं समझ में आता रट लो, तो आपका इससे ज्यादा बाहर का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, जो टॉपिक उसमें डाला हुआ है उससे ओके। अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर पे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका कोल इंडिया लिमिटेड और एससीसीएल का एनुअल रिटर्न प्लस स्टोरी प्लस उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा का पूरा एक लेक्चर में करेंगे। 10 नंबर आपका कवर करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर एक सिंगल लेक्चर से कवर हो। नहीं तो जो ऑनलाइन क्लासेस में है उनका तो 10 नंबर कवर कराऊंगा ही। जीके जीएस जो आपका पूछा जाएगा, जीके वाला पोर्सन, जी छत्तीसगढ़ का और MP का, वो सब लेके आऊंगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप क्लास लिए हुए हैं या फिर अगर नहीं लिए हैं, अगर आप सिर्फ ई बुक लेना चाहते हो तो ई बुक ले सकते हैं। ई बुक में क्या मिलेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, 4 ई बुक का कॉम्बो है बाबू, आपके पास लास्ट मौका है। कोल इंडिया का प्लस एससीएल का फुल स्टोरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो PDF में, वही PDF आपको मिलेगा ई बुक। साथ में आपका जीके मिलेगा, छत्तीसगढ़ MP का सेलेक्टेड छाटा हुआ, साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन भी रहेंगे आपका MCQ क्वेश्चन भी रहेगा, OSH रूल, OSH कोड सब रहेगा इसमें। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट में इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं आता हूँ, जो क्लासेस किए हुए हैं उनके लिए तो स्पेशल ऑफर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं कोल इंडिया की कहानी पे। ओके, इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, ओके, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश हो चुके हैं, इसीलिए मैं मुझे बताना पड़ा। सबसे पहले आते हैं भाई, भारत का कोयला का माइनिंग का इतिहास क्या रहा है, फटाफट करेंगे क्योंकि पहले भी आप ये चीज पढ़ चुके हैं। देखिए, बेसिकली 1774 में 2 अंग्रेज थे, जिसका नाम था जॉन समनर और एक था सस्टेनियस ग्रांट हेटली, ठीक है। सस्टेनियस ग्रांट हेटली, ये दोनों अंग्रेज ने भारत में एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। कहां पे? ये दामोदर नदी बेसिकली वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब जगह पे है। लेकिन दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है रानीगंज, नाम तो सुने होंगे, जहां पे बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, है ना। तो रानीगंज में एक नदी है दामोदर नदी। इस दामोदर नदी का पश्चिमी किनारा, कौन सा किनारा? वेस्ट बैंक, जिसको बोलते हैं पश्चिमी किनारा, माने नदी है, नदी के पश्चिम साइड में एक तो जगह है रानीगंज में, जहां पे 1774 में समनर, जॉन समनर और अंग्रेज जो थे सस्टेनियस ग्रांट हेटली, इन्होंने मिलके माइनिंग की खोज की, कोयला का खोज किया और कोयला का माइनिंग स्टार्ट करवाया। कोयला का खनन यानी कोयला का एक्सट्रैक्शन, कोयला का माइंस स्टार्ट करवाया। ये जो माइंस था, ये माइंस था आपका अंडरग्राउंड माइंस, और इस माइंस का बेसिकली सलानपुर नाम था इसका, सलानपुर, ठीक है। कोलियरी, आज भी ये कोलियरी बचा हुआ है, सलानपुर कोलियरी। तो बेसिकली 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी अंग्रेजों की। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। भारत में कई ज्यादा सामंतों के राज्य थे, सामंतों माने राजा का राज्य था। एक राजा थे जिनका सर टाइटल था टैगोर। टैगोर ये रविन्द्रनाथ टैगोर वाले नहीं है, टैगोर की जन्म 1800 के कुछ आसपास में हुआ था, लेकिन ये 1774 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो टैगोर है वो राजा हुआ करते थे। तो ये टैगोर ने कंपनी खोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके खोजा 1774 में कोयला, और उन्होंने उसको बताया कि भाई यहाँ पे कोयला है। तो टैगोर ने कंपनी खोला जिसका नाम था टैगोर एंड सन्स। क्या नाम था? टैगोर एंड सन्स नाम था। तो टैगोर एंड सन्स ने रानीगंज कोलफील्ड में कंपनी खोला, माइंस खोला, ठीक है। ओके, और कोयला खोलना शुरू हुआ। भारत में पहली बार कोयला यहीं से निकाला गया। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद
जैसे जैसे कोयला का डेवलपमेंट हुआ, पहले बोर्ड एंड पिलर मेथड चला करते थे। पहले क्या चला करते थे? बोर्ड एंड पिलर मेथड चला करते थे, बीएनपी मेथड चला करते थे। अंग्रेज अलग अलग अपने अपने देश से, इंग्लैंड के माइंस से अच्छे अच्छे इंजीनियर को चुन के लाते थे और भारत में उससे प्लानिंग करवाते थे। और भारत में मजदूर काफी सस्ते थे, इसलिए भारत में मजदूरों को कम आमदनी देके उनका शोषण होता था। ठीक है, इसके बाद धीरे 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 कोल जो सेक्टर है वो डेवलप करने लगा। जैसे 1873 में क्या हुआ? 1873 में आपका कोयला का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों? 1853 में स्टीम इंजन का खोज हुआ था। पहली बार भारत में स्टीम इंजन का खोज हुआ था, जिसके चलते स्टीम है, भाप है। भाप कैसे बनेगा बाबू? कोयला से बनेगा। तो कोयला का डिमांड बढ़ गया। उसके बाद आपका प्रोडक्शन जो है 1900 के आसपास में, अगर पूछा जाएगा कि भाई 1900 के आसपास में प्रोडक्शन कितना था, तो 1 मिलियन टन 1900 के आसपास में प्रोडक्शन था। ठीक है, 1900 के आसपास में आपका 1 मिलियन टन आपका स्टार्टिंग के टाइम था। 1900 के आसपास में 6.12 मिलियन टन। उसके बाद फिर कब बूस्ट मिला? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में कोयले की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये था कोयला का थोड़ा बहुत इतिहास। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजाद हुआ भारत। आजाद होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एनसीडीसी नाम की एक कंपनी थी जिसका नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या नाम था बाबू? इसका नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये कंपनी क्या कर रही थी? ये कंपनी आपका 1956 में सरकार, इस कंपनी मतलब सरकारी कंपनी था। तो ये कंपनी क्या करती थी? ये 5 साल का कोयला को लेकर योजना बनाई, है ना। 5 साल का योजना बनाई और स्टार्टिंग में ही इस कंपनी को जब रजिस्टर किया गया, जब बनी थी ये कंपनी, तो उसी टाइम 33 मिलियन टन कोयला का प्रोडक्शन पहुंच गया था। रेलवे को अपने साथ लिया, रेलवे का योगदान लेके। रेलवे के बहुत सारे माइंस हुआ करते थे। ठीक है, अभी तो रेलवे के माइंस नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब रेलवे की खुद की खदानें हुआ करती थी। खुद की खदानें रेलवे कंपनी की होती थी, तो रेलवे के साथ मिलकर इन्होंने 33 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया, जिनका नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च वाली कंपनी थी, जैसे आज सीएमपीडीआईएल है ना, उसी तरह से एनसीडीसी नाम की एक कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, इसी तरह से एक और कंपनी का काफी योगदान रहा है, जिसका नाम है एससीसीएल, जिसको कहते हैं सिंगरेनी कोयलियरी कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, ये 1945 में ही बन चुका था, लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद 1956 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया कि भैया ये जो है ये हमारी कंपनी हो गई। तो सबसे पहली सरकारी कंपनी जो कोयला का माइनिंग करती है, अगर आपसे पूछा जाए तो एससीसीएल लिखना है, ना कि बीसीसीएल लिखना है, ध्यान रखिएगा। बीसीसीएल 1972 में बनी थी, लेकिन एससीसीएल जो है वो 1956 में सरकारी कर दिया गया था। बना तो 1945 में था, लेकिन 1956 में इसको सरकारी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, एससीसीएल को सरकारी घोषित कर दिया गया था बाबू। ठीक है, इसके बाद आज का अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो आज भी वही आपका चल रहा है, सरकारी ही है ये, लेकिन इसमें 51% जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का हिस्सा है और 49% जो है भारत सरकार के पास है। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ इतिहास जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस। कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण माने सरकारी कर देना। पहले कोल माइंस प्राइवेट हुआ करते थे, उसके बाद पहले सिर्फ सरकारी कंपनी सिर्फ एससीसीएल थी, एनसीडीसी थी। ठीक है, इसके बाद और कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, बल्कि रेलवे के भी कुछ सरकारी माइंस हुआ करते थे, है ना। लेकिन रेलवे ने धीरे धीरे अपना माइंस बंद कर दिया और एससीसीएल एनसीडीसी ने मिलकर ये पूरे के पूरे माइंस चलाए। उसके बाद धीरे धीरे हर सब्सिडरी का स्थापना हुआ। सबसे पहली जो सब्सिडरी बनी थी वो बीसीसीएल बनी। ठीक है, आप सुनिएगा ध्यान से, है ना, आप इधर उधर डाइवर्ट मत होइएगा। ओके, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस। देखो ऐसा क्या हुआ कि बेसिकली कॉमर्शियल कोल माइनिंग को डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, मतलब देश में इतना ज्यादा कोयला का मांग बढ़ गया, स्टील इंडस्ट्री डेवलप कर गया, बहुत सारे फैक्ट्री डेवलप कर गए, कोकिंग कोल का काफी डिमांड बढ़ने लगा। तो भैया अब सरकार को लगा कि यार इतना ज्यादा डिमांड अगर है तो हम क्यों ना कोल माइंस को राष्ट्रीयकृत कर देते हैं, सरकारी कर देते हैं, ताकि सरकार के कंट्रोल में रहेगा और धीरे धीरे हम इसका डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बहुत सारे आपके निजी मालिक हुआ करते थे उनकी लापरवाही हुआ करती थी, है ना। झरिया कोलफील्ड से लेकर के बंगाल कोलफील्ड से लेकर के बहुत सारा आपका अलग अलग कोलफील्ड हुआ करता था। तो उसमें क्या थे, बहुत सारे प्राइवेट मालिक हुआ करते थे। प्राइवेट मालिक का अलग बोलबाला चलता था, जैसा तैसा वो माही चलाते थे, सेफ्टी नाम का कुछ चीज नहीं था। ठीक है, तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए सरकार ने इसे अपने अंडर में लेना सही समझा। तो नेशनलाइजेशन 2 फेज में हुआ था बाबू। कितना फेज में हुआ था? 2 फेज में हुआ था नेशनलाइजेशन। सबसे पहला फेज हुआ था 1971-72, जिसमें कोकिंग कोल माइंस क्या होते हैं? जो स्टील इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जिसमें आपके सल्फर कंटेंट बहुत कम होते हैं, इसी को हम लोग कोकिंग कोल कहते हैं। कोयला में आपका क्या होता है? आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर।
ठीक है, और फास्फोरस, ये जनरली कोयले में पाए जाते हैं। इसमें कार्बन मेन होता है, ठीक है, कार्बन मेन होता है। जितना ज्यादा कार्बन परसेंट रहेगा, उतना ज्यादा कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा, उतना अच्छा हम कोयला मानते हैं। लेकिन अभी कुछ कुछ जैसे कोकिंग कोल जब देखते हैं तो हम लोग सल्फर और फास्फोरस देखते हैं कि कम होने चाहिए, धुआं उसमें कम होना चाहिए, थोड़ा सा जल्दी हीट हो जाता है वो। और स्टील इंडस्ट्री के लिए उसको बहुत ज्यादा अलग बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसके लिए अलग से हमको ओवन वगैरह नहीं बनाना पड़ता कोयला को गर्म करने के लिए। तो सबसे पहला जो फेज था उसमें आपका कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन किया गया था, और सेकेंड जो फेज था उसमें नॉन कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन किया गया था। पहला जो फेज था 1971-72 और 1973 में किया गया था नॉन कोकिंग कोल का। तो अब अगर आपसे पूछेगा कि कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, आपको कहना है 1971-72, ठीक है। बीसीसीएल की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में, 1972 में। सबसे पहली कोल इंडिया की सब्सिडरी कौन है, तो बीसीसीएल है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। सबसे पहली सब्सिडरी, सबसे पहली कोल इंडिया की कंपनी बीसीसीएल है, ठीक है। दिमाग में ये रहेगा बाबू, दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोकिंग कोल की मात्रा पाई जाती थी। इसका नॉन कोकिंग कोल के लिए अलग से 1973 में नेशनलाइजेशन किया गया। अगर आपसे कुछ ना पूछे, सिर्फ पूछे नेशनलाइजेशन कब तक किया गया था या कब किया गया था, तो 1973 कहना है बाबू, क्योंकि देश में सब जगह 1973 में लागू हुआ था, धनबाद को छोड़ के। धनबाद में नेशनलाइजेशन एक साल पहले हो गया था, क्योंकि कोकिंग कोल की मात्रा, डिमांड बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इसीलिए। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया बाबू। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट आए यार, उन्हीं एक्ट का इस्तेमाल कर करके ये सब चीजें बनाई गई। जैसे आपका आया था कोकिंग कोल, आपका इमरजेंसी प्रोविजन 1971, ठीक है। उसके बाद कोकिंग कोल नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, है ना। तो ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया भाई, कुल मिला करके बीसीसीएल पहली कंपनी थी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, पूरी तरह से नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 मई 1973 को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया गया था, कोयला को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, ठीक है। समझ गए बाबू, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ विशेष चीजें देख लेते हैं फटाफट। बीसीसीएल की स्थापना की गई थी तो जनवरी 1972 में किया गया था। धनबाद में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, जहां पे मेरा घर है। और आपका कोल इंडिया बनने से पहले ही बीसीसीएल को स्टैब्लिश कर दिया गया था। ये बात ध्यान में रखना है बाबू, अगर कहीं से आप सुने हो ना कि एमसीएल पहली कंपनी है, तो यहाँ पे आपका एक नंबर डूब सकता है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, बीसीसीएल इज द फर्स्ट कंपनी टू स्टैब्लिश बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद देखिए बीसीसीएल के बारे में कुछ हल्की फुल्की बातें बता दी गई है यहाँ पे। झरिया और रानीगंज कोलफील्ड में आपका खदानों साथ में लिया। 1972 में बीसीसीएल का स्थापना हुआ था। 1975 में कोल इंडिया का स्थापना हुआ था, ठीक। 1975 में हुआ कोल इंडिया का, जबकि 1972 3 साल पहले हो गया था बीसीसीएल का, ठीक है। इसके बाद आते हैं ईसीएल, जिसका नाम है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये 1 नवंबर 1975 को बना था। कब बना था बाबू, 1 नवंबर 1975 को। कहां बना था, सेंतोरिया, वेस्ट बंगाल, जो कि आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में अभी फिलहाल पड़ता है, जिसको वेस्ट क्या बोलते हैं यार उसको, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे को नहीं पता। सेंतोरिया वेस्ट बंगाल में आपका पड़ता है, आसनसोल प्रॉपर वो सिटी पड़ता है, ठीक है। तो 1975 में जब कोल इंडिया लिमिटेड बनी थी, है ना, तो नॉन कोकिंग कोल को मिलाकर ईसीएल का फॉर्मेशन हुआ था। 1975 में इसका भी स्थापना किया गया था, ठीक है बाबू। चलिए इसके बाद इसी के साथ साथ जब कोल इंडिया का स्थापना हुआ था तो सीसीएल का भी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1975 को। सीसीएल का नाम है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ये रांची में है, रांची झारखंड की राजधानी है, और वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका नेशनलाइजेशन भी उसी तरह से हुआ था जैसे कि मैंने आपको बताया, 1975 में सीआईएल का सब्सिडरी आपका इसके साथ ही हुआ था। इसके साथ ही आपका डब्ल्यूसीएल भी हुआ था, मैंने ईसीएल भी हुआ था स्थापना, सीसीएल भी हुआ था स्थापना, डब्ल्यूसीएल भी हुआ था 1975 में जब कोल इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था तब, ठीक है। उसके बाद सीएमपीडीआई भी बना था, पहले सीएमपीडीआई ही नाम था इसका, है ना। उसका भी रांची में आपका पड़ता है, ये भी रांची में है, ठीक है। ओके, कोयला का बेसिकली सलाहकार कंपनी जिसको कह सकते हैं, कंसल्टेंसी वाली कंपनी थी ये, ठीक है। 1 नवंबर 1975 को इसका स्थापना किया गया था। ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया बाबू। देखो एमसीएल ना बहुत बाद में बनी थी बाबू, ये 3 अप्रैल 1992 को बनी थी, 1992 को बनी थी, ठीक है। लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई ने एमसीएल सबसे पहली कंपनी थी कोल इंडिया की, ये सब दिमाग से निकालो। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। एससीसीएल, एससीसीएल की स्थापना हुई थी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, 28 नवंबर 1985, ठीक है।
28 नवंबर 1985 एसईसीएल यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ स्टेट का, ठीक है? यहाँ पे आपका पड़ता है। और इसके जो माइंस है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में फैले हुए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जीके में लाऊंगा, आप उसके लिए एकदम घबराइए मत। अगर ऑनलाइन क्लास में है बाबू, मैंने कहा है आपका 90 नंबर में खत्म करूंगा, तो 90 नंबर में आपका खत्म करके भेजूंगा। अब 10 नंबर आप बोलोगे सर मैथ पढ़ा दो, रीजनिंग पढ़ा दो, तो यार उसके लिए मैं आपको हेल्प जरूर कर दूंगा। कोई टीचर के लेक्चर्स में जो मैं ग्रुप में हूँ आपका क्लास वाला, उसमें मैं डाल दूंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो, अच्छे अच्छे लेक्चर डाल दूंगा। लेकिन आप खुद से भी इतने दिन से कर ही रहोगे, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम के 10 दिन पहले तो वेट नहीं कर रहोगे कि मैथ का मास्टर मेरे को वीडियो बताएंगे, है ना? तो मैं आपका 90 नंबर का आपको रटवा के चटवा के भेजूंगा कि भाई 90 नंबर आप लेके आए। ओके, चलिए एससीसीएल के बारे में और कुछ बातें इसमें बताई गई है कि भाई बिलासपुर, सरगुजा, कोबरा, ये सब एरिया को मिला के इसमें कोल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले ये सब WCL और CCL के अधीन आता था, जिसको ये सब एरिया था ना, बिलासपुर, सरगुजा, कोबरा, ये सब एरिया WCL और CCL के अंडर में आता था। उसको फिर अलग करके SCCL बना दिया गया, ठीक है। मैनेजमेंट ठीक करने के लिए WCL और CCL से कुछ एरिया को चुन के हमको SCCL का फॉर्मेशन किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि SCCL का फॉर्मेशन इनमें से कौन सी सब्सिडरी के माइंस या एरियाज को चुन के एरियाज को अलग करके बनाया गया था। तो याद रखिएगा WCL और CCL, ठीक है। ओके बाबू। NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, 28 नवंबर 1985 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पे, डस्ट ही डस्ट है, दुनिया भर की कंपनी है, बहुत ज्यादा डस्ट है। गाड़ी से आता हूँ तो काला हो जाता हूँ मैं, वैसे भी मैं काला हूँ। और कैसे हुई थी इसकी स्थापना? तो सिंगरौली कोलफील्ड जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, तो वो CCL के अंदर में आता था, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर में आता था। तो CCL को ही अलग करके एक अलग डिवीजन बना दिया गया NCL का, और अलग से एक फॉर्मेशन किया गया सब्सिडरी, जिसका नाम है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। आपसे पूछेगा बाबू कि भाई दो सब्सिडरी थी जिसका स्थापना एक साथ हुआ था, ठीक है। आपका 1985 में हुआ था, 28 नवंबर 1985 में हुआ था, SCCL और NCL। SCCL और NCL दोनों का स्थापना एक ही दिन में हुआ था, एक ही दिन में दोनों जगह रिबन कटा था बाबू। तो SCCL के साथ NCL का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है, आप एनुअल रिटर्न खाली पढ़ लोगे और ये सब चीजें नहीं पढ़ोगे ना, तो क्या ही बताऊं आपको मैं। पता नहीं सिर्फ एनुअल रिटर्न पढ़ के कैसे चले जाते हो यार। ऑल इंडिया का हिस्ट्री कुछ जानना नहीं है तो फिर एनुअल रिटर्न पढ़ के क्या कर लोगे बाबू? क्वेश्चन पूछ देगा तो आपके हिसाब से थोड़ी पूछेगा। एक तो यूट्यूब में वीडियो देख लेंगे आप 10 मिनट का, आप सोचेंगे निकाल लेंगे 10 नंबर, भाई पॉसिबल नहीं है, उसके लिए माथा मारना पड़ता है। इतना बड़ा बड़ा किताब लिखा हूं मैं, लंबा चौड़ा, किस लिए लिखा हूं? आप ही के लिए लिखा हूं ना। तो दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं जो रखनी पड़ती है आपको बाबू, ठीक है। शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। MCL यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ये आपका 3 अप्रैल 1992 को बना था। संबलपुर आपका उड़ीसा का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है। तालचर और वैली, आईवी वैली कोलफील्ड हुआ करता था, जो कि SCCL अंदर के एरिया में अंदर में आता था, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर में आता था। उसी को तोड़ ताड़ के काट के हमारा MCL का स्थापना किया गया था, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का स्थापना किया गया था। इसका एग्जाम आएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, चलिए NEC क्या है? NEC देखो कोल इंडिया की सब्सिडरी नहीं है, लेकिन कोल इंडिया इसको मैनेज करता है, कोल इंडिया इसको ऑपरेट करता है, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड। ये आसाम में पड़ता है, मार्गरेटा एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, वहां पे ये पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा हिली टेरेन में बसा हुआ ये माइनिंग है, और यहाँ बहुत ही डिफिकल्ट माइनिंग है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक आ गया आपका क्लियर। अब दिमाग में सबसे पहली बात की देखो, यहाँ पे MCQ क्वेश्चन भी डाल दिया हूं मैं। अगर आप ई बुक पढ़ोगे ना, तो मान लो इतना आपने पढ़ लिया, अब आपको कैसे पता कि भाई आपसे आप पढ़े हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिस करो बाबू, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, है ना। 50-50 क्वेश्चन डाला हूँ, हर अच्छे अच्छे टॉपिक से निकाल निकाल के डाला हूँ कि आपको दिमाग ना लगाना पड़े। अगर मान लो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है तो खाली क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ बाबू। 50 को क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो यार, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा आपके लिए। देखिए प्रेजेंट आज का पढ़ते हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा कि भैया कोल इंडिया का पास्ट क्या था, ठीक है, कोल इंडिया का कैसे कैसे सब सब्सिडी का फॉर्मेशन हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ था। ये आपकी हिस्ट्री थी बाबू, ये आपकी हिस्ट्री थी। अब आते हैं बाबू आज पे आते हैं, यानी प्रेजेंट पे आते हैं, ठीक है। आज पे आते हैं यानी प्रेजेंट पे आते हैं। 24 मिनट हुआ है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आज का वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो बाबू थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। अब आते हैं कोल इंडिया का अभी का इतिहास क्या है भाई, अभी क्या चल रहा है कोल इंडिया का। देखो एकदम शॉर्ट में निचोड़ निचाड़ के लिख दिया हूं मैं जो मेन मेन चीज आपके लिए।
आपको कहीं कुछ पलटने की जरूरत नहीं है। ये देखो लिखा हुआ, शॉर्ट में लिखा हुआ, एकदम सिंपल सिंपल चीजें लिखी हुई है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इस साल 781 मिलियन टन कोयला का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, जो कि पिछले साल से इतना परसेंट ज्यादा है, 0.96% ज्यादा है। तो सबसे पहले सीआईएल का प्रोडक्शन कब का है बाबू ये, तो यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट आप अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो 2024-25 तक का ही अवेलेबल है, 25-26 का अभी तक अवेलेबल नहीं है। आप अगर जाके देखोगे कोल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको 2024-25 का ही मिलेगा लास्ट, इससे आगे अपडेटेड नहीं है। तो 2024-25 से ही पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर, कोल इंडिया का बेसिकली आप देखेंगे तो इसी से ज्यादा पूछा जाएगा, ओके, ठीक है, ओके। चलिए देखिए 2024-25 का जो पूरा हुआ है वो आपका कितना हुआ है, 781.06 मिलियन टन, है ना, ये याद रखिएगा। चलो मैं यहां से पढ़ा देता हूँ। कोल इंडिया वर्सेस इंडिया, देखिए भारत में कितना कोयला का डिमांड हुआ है, भारत में इस साल कितने कोयला का प्रोडक्शन हुआ है, समझिएगा। 2024-25 में भारत में 1 बिलियन मतलब कि 1047 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से 781 मिलियन टन प्रोडक्शन अकेले कोल इंडिया किया है भाई, ठीक है, कोल इंडिया ही किया है। हमेशा से कोल इंडिया देख रहे, जो ऑरेंज वाला ग्राफ है ये आपका कोल इंडिया का है, और जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये किसका है बाबू, तो ये आपका, सॉरी, ग्रीन वाला जो ग्राफ है, ग्रीन वाला जो आपका बना हुआ है, ठीक है, ये आपका कोल इंडिया का है, और जो ऑरेंज वाला है ये इंडिया का है, कि भारत में कोयला का प्रोडक्शन कितना हुआ वर्सेस कोल इंडिया का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था। तो आप देख रहे हैं कि कोल इंडिया का कितना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है, ओके, कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा खासा रहता है, ठीक है, ओके। चलिए एक बार हम लोग पीडीएफ पढ़ लेते हैं, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए मेरे से। अब देखिए जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें ओपन कास्ट से कितना हुआ है, अंडरग्राउंड से कितना हुआ है, तो ओपन कास्ट से हुआ है 755.61 मिलियन टन, ठीक है, और अंडरग्राउंड से हुआ है 25.44 मिलियन टन। ये मैं कोल इंडिया के बारे में पूरा पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं एससीएल पे सेपरेट आऊंगा, फिलहाल कोल इंडिया का पढ़िए, ठीक है। कोल इंडिया का इस साल का पूरा प्रोडक्शन है 781 मिलियन टन, ठीक है, पिछले साल से 0.96% ज्यादा है। कोल इंडिया का भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में 74% हिस्सेदारी, यानी भारत में जो कोयला उत्पादन हुआ था 1047.68 मिलियन टन, उसमें से कोल इंडिया ने 74% योगदान दिया, यानी 74% कोयला जो है वो कोल इंडिया का है सिर्फ। बाकी जो आपका 26% कोयला है वो प्राइवेट सेक्टर से वो लिए होंगे, या प्राइवेट सेक्टर ने उतना प्रोडक्शन किया होगा। तो समझ जाइए कोल इंडिया भारत का 74% कोयला अकेले निकालता है। तो इतनी बड़ी कंपनी है कोल इंडिया, उसमें आप करियर बनाने जा रहे हैं और आपको लगता है कि 10 मिनट का वीडियो देख के आप पूरा कर लेंगे, है ना। हमें लग गया आपका 2 दिन लग गया इसको पूरा पढ़ने में। चलिए ओपन कास्ट की बात करते हैं। ओपन कास्ट 755.61 मिलियन टन से प्रोडक्शन हुआ, अंडरग्राउंड में 25.44 मिलियन टन से प्रोडक्शन हुआ। ऑफटेक की बात मैं अगर करूं, सप्लाई की बात करूं, भैया कोयला तो आप निकाल लिए हैं, कोयला सप्लाई कितना किए हैं, देखो सप्लाई हम किए हैं 762.98 मिलियन टन। अब आप कहोगे सर जितना प्रोडक्शन है उससे ज्यादा सप्लाई कैसे कर दिए, 35 लाख का इन्वेस्टमेंट 36 लाख का घाटा, ये क्या मतलब हुआ। तो बाबू पिछला रिकॉर्ड भी तो रहता है, पीछे तो कोयला भी तो रखते हैं हम, ऐसे थोड़ी पूरा साफ कर देते हैं कोयला, यार्ड वार्ड सब, पिछले पहले का भी कोयला रहता है, इसीलिए यहाँ पे मिलियन टन देख रहे हैं, ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ओके। वास्ड कोयला मतलब कोयला को हम वाश करके जो बेचते हैं 2.62 मिलियन टन, 42 मिलियन टन, है ना। 10 साल में सबसे ज्यादा कोयला हम इस साल वाश किए, ठीक है। इसके बाद होता है ओबीआर रिमूवल, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर बर्डन रिमूवल। तो ओवर बर्डन रिमूवल की अगर मैं बात करूं तो इस बार 2019.49 मिलियन क्यूबिक मीटर है बाबू, उतना हम लोगों ने आपका ओवर बर्डन रिमूवल किया है, मतलब पर हमारा जो टारगेट था उससे थोड़ा सा ज्यादा ही किया है, 100.5%, 100% से 0.5% ज्यादा हम लोग इस बार वो भी रिमूव किए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई सीआईएल ने अपना कितना क्षमता का उपयोग किया, तो 94.56 मिलियन टन का क्षमता का उपयोग किया। अब कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे देखते हैं। भाई देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपके लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए जरूरी है, जैसे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, है ना। कुल मिलाकर के अगर लागत की बात करें तो आपका 1,43,000 करोड़ टोटल इसमें रेवेन्यू किया है अपने ऑपरेशन से, जिसमें से अगर सेल्स की बात करें तो 1,26,000, टोटल प्रॉफिट की बात करें, शुद्ध मुनाफा की बात करें तो 35,302 करोड़ रुपया का पैट है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स सब छाट छूट के हटा के जो कोल इंडिया के जेब में बचा है
ठीक है, वो 35,302 करोड़ रुपया है। इतना करोड़ का प्रॉफिट की है कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बिफोर टैक्स वगैरह तो जानने की जरूरत नहीं है। नेट वर्थ की अगर मैं बात करूं 99,105 करोड़ का नेट वर्थ। इबिट्टा मतलब टोटल प्रॉफिट जो बोलता हूं मैं 41% टोटल प्रॉफिट है मार्जिन के साथ। ठीक है, बाकी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपके जानकारी के लिए है ये। सब्सिडरी वाइज देखिए, चलिए देखते हैं सब्सिडरी वाइज कितना प्रोडक्शन हुआ। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से सब्सिडरी का हुआ? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड में 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ? तो देखो बाबू, मैंने ना इसमें जो सबसे ज्यादा उसको पहले लिख दिया है, उससे कम अलग, उसके बाद उसके कम अलग, उसके बाद ऐसे ऐसे करके मैंने लिख दिया है, ताकि आपको एकदम सुविधा रहे, आपका दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आप ई बुक को पढ़े तो आपको एकदम दिमाग ना लगाना पड़े। एमसीएल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, कितना हुआ है? 225.17 मिलियन टन का। कोल इंडिया जितना कर किया है ना, उसका 29% कोयला अकेले एमसीएल निकाला है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड निकाला है, क्योंकि इसके अंडर में आपका बड़ा बड़ा माइंस आता है, बड़ा बड़ा माइंस। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती है एमसीएल, है ना, उसका रिकॉर्ड ही ऐसा है कुछ। और अगर सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई भी सबसे ज्यादा ये की हुई है, 212.02 मिलियन टन का अपना सप्लाई की है, यानी कि ऑप्टेक यानी कि डिस्पैच की है। ठीक है, इसके बाद एससीसीएल की मैं बात करूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, 167.48 मिलियन टन, 167.48 मिलियन टन इन्होंने एससीसीएल ने प्रोडक्शन किया है। ठीक है, और सप्लाई किया है 170.75 मिलियन टन का इन्होंने ये किया है। अब इसमें एससीसीएल में पूछा जाएगा कि भाई कौन सी सबसे बड़ी माइंस है, तो सबसे बड़ी माइंस है गेवरा ओपन कास्ट माइंस। गेवरा ओपन कास्ट माइंस सबसे बड़ी माइंस है, कोल इंडिया की सबसे बड़ी माइंस है। ठीक है, भारत की भी सबसे बड़ी माइंस है गेवरा ओपन कास्ट माइंस। कितना प्रोडक्शन किया है अकेले? ये अकेले 56.03 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, हमारा भी जो माइंस है ना, दूधी चुहा प्रोजेक्ट करके है एनसीएल में, उसमें अकेले 25 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है, एक पर्टिकुलर माइंस है। अब वो माइंस इतना बड़ा है कि उसको ईस्ट सेक्शन, वेस्ट सेक्शन, सेंट्रल सेक्शन ऐसा करके बहुत सारे हिस्से में बांटे हुए। इसी तरह से जो बहुत बड़े बड़े माइंस होते हैं उसको बहुत सारे सेक्शन में बांटा जाता है, और उसका प्रोडक्शन टारगेट भी बहुत ज्यादा रहता है, 56.03 मिलियन टन, है ना। समझ रहे, इतना ज्यादा, सोचिए प्रोडक्शन इंसेंटिव कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए अब माइनिंग सरदार बनेंगे एससीसीएल में, तो कोशिश कीजिएगा गेवरा चले जाए, अगर मिलता है तो, जो कि मुश्किल है कि आपके हिसाब से वो बोले और माने। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप गेवरा ले सकते हैं। एनसीएल की बात करें तो एनसीएल है 139 मिलियन टन, क्योंकि 10 ही तो माइंस है, 10 ही माइंस में इतना निकाल लेती है, बहुत बड़ी बात है। 10 में से मेरे को लगता है 5-6 तो मेगा प्रोजेक्ट है। इसके बाद आता है सीसीएल। सीसीएल का 87.54 मिलियन टन का प्रोडक्शन है इसका। आपका डब्ल्यूसीएल की बात करें 69.12 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। ईसीएल की बात करें तो 52.04 मिलियन टन का है। बीसीसीएल की बात करें, जो कि सब्सिडरी में सबसे कम उत्पादन है बीसीसीएल का, क्योंकि यहाँ पे कोल माफिया इतने पनप गए हैं अभी। ठीक, कि इसके इसके कोयला भी बेचना बड़ा दिक्कत हो जा रहा है ना, क्योंकि मान लीजिए चोरी का चीज है तो सस्ता बिकता है ना। आप जाएंगे चोर बाजार तो आपको फ्रिज मिल जाएगा 8-7 7 हजार 5 हजार में, दुकान में जाएंगे तो आपको 20-25 हजार लग रहा है, तो आप दुकान में जाके चोर बाजार से खरीद रहे। तो यही वाला हिसाब है बीसीसीएल का। ठीक है, बाकी मैं क्या ही बोलूंगा। एनईसी की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट कोलफील्ड की बात करूंगा, तो वो आपका 0.20 मिलियन टन का प्रोडक्शन इसमें है। सीएमपीडीआईएल की बात करूं तो सीएमपीडीआईएल कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया बाबू। ओके, अब आते हैं कोल इंडिया का सेक्टर वाइज डिस्पैच। अब आपसे पूछता क्या है, देखो बता रहे हैं, है ना, आपसे पूछता है कि कोल इंडिया जो कोयला निकाला उसमें से सबसे ज्यादा कोयला वो कहां सप्लाई किया, सबसे ज्यादा कोयला कहां खर्चा किया? तो सबसे ज्यादा कोयला खर्चा करती है पावर सेक्टर में। बिजली बनाने में सबसे ज्यादा कोयला अभी भी खर्च होता है 616 मिलियन टन का। ठीक है, सबसे ज्यादा सप्लाई का कोयला कोल इंडिया का पावर सेक्टर में बिजली बनाने में खर्चा होता है। इसके बाद दूसरा होता है स्टील सेक्टर में, तीसरा होता है सीमेंट सेक्टर में, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर, बाकी जो नॉन पावर वाले सेक्टर है, छोटे छोटे जो प्लांट फैक्ट्रीज वगैरह है ना, कांच वांच का फैक्ट्री है, ये वो है, तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, अब आते हैं बाबू, थोड़ा सा एक बार ऊपर ऊपर से देखते हैं कि टोटल माइंस कितना है कोल इंडिया का। तो टोटल माइंस है 310 जो चालू खदानें हैं, जो मैंने अभी चल रही हैं। ठीक है, उसमें से 168 है ओपन कास्ट माइंस, 129 है अंडरग्राउंड माइंस, और 13 है मिक्स्ड माइंस। ठीक है, टोटल कितना स्टेट में ऑपरेटिंग है भारत सरकार के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड? तो टोटल 8 स्टेट में चल रही है। टोटल 8 गो स्टेट है जहां पे आपका सीआईएल के माइंस चल रही हैं।
ठीक है। अगर मैं हेड क्वांट यानी कि कर्मचारी की बात करूं तो 2025 के हिसाब से 31 मार्च 2025 तक अगर देखूं तो 2,20,000 कर्मचारी थे। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे यार, धीरे धीरे कर्मचारी की संख्या कम होते जा रही है, हर साल 10,000 20,000 25,000 घटते जा रही है। एचईएमएम की बात करें, कुल मिलाकर के एचईएमएम मशीनरी की एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कितने ड्रैग लाइन है ना, तो ध्यान रखिएगा पूरे कोल इंडिया की बात करें तो 4,529 एचईएमएम है, जिसमें से 26 ड्रैग लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 512 सावल है नॉट इंपॉर्टेंट, 2,446 डंपर है नॉट इंपॉर्टेंट, 906 डोजर है नॉट इंपॉर्टेंट, 550 डील है नॉट इंपॉर्टेंट, 46 सरफेस माइनर है दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा ड्रैग लाइन और सरफेस माइनर आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, और एससीसीएल का जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी ये चीज जरूर देख लेना। ओके, इसके बाद आता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक है ना, साइलो वाइलो की बात करें तो 32% जो रॉक लेग रैक लोडिंग है उसको बढ़ा दिया गया है ना। डाइवर्सिफिकेशन, अब देखो कोल इंडिया के अलावा कोल गैसिफिकेशन का बिजनेस है, यानी कोयला से जो पावर प्लांट में गैस बनाया जाता है वो गैस को भी सप्लाई करता है, अलग अलग जॉइंट वेंचर है जो इसमें काम करती है, जैसे बीजीसीसीएल करके है ना, सीजीआईएल करके है ना, डब्ल्यूसीएल के बीपीसीएल प्रोजेक्ट के साथ टाई अप किया हुआ है। तो इसका काम है बेसिकली, जो आप पावर प्लांट में जाते हैं, कोयला जब जाता है तो कोयला को जब बिजली बनाया जाता है तो बिजली बनाने के टाइम में बहुत सारे गैस बनते हैं। जब आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 ईएमटी वॉल्यूम 1 का पढ़ाया था, गैस कोल एंड कोलफील्ड ऑफ इंडिया, तब मैंने इसके बारे में बताया था कि बहुत सारे ग्रोथ गैस बनते हैं, प्रोड्यूसर गैस बनते हैं है ना, कोल गैस बनते हैं, है ना, ओवन गैस बनते हैं। तो वो सब गैस को सप्लाई किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, कुछ क्रिटिकल मिनरल है ना, आपके छोटी जगह पे हैं, जैसे ग्रेफाइट वगैरह हो गया, ग्रेफाइट वेनेडियम हो गया, ये सब आपके कोल ब्लॉक में भी मिलते हैं कभी कभी, तो इसके बारे में भी बताया गया। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, कोल इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी, सौर एनर्जी को भी बढ़ावा दिया है, रूफटॉप पे बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं जिससे आपके 209 मेगावाट क्षमता अभी हो रहा है। फ्यूचर में टारगेट है 227-28 तक 3 गीगावाट का आपका सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। 3 गीगावाट बहुत बड़ा टारगेट है भाई, पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी देखो 209 मिलियन आपका मेगावाट का है, अब गीगावाट में आपको जाना है, तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट है। ठीक है, इसके बाद बोला गया थर्मल पावर, आरी के जेबी, बहुत सारे जेबी बने हुए, जॉइंट वेंचर बने हुए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को लेके कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे कि आपका कुछ खास चीजें हैं, जैसे आपका 40.38 लाख पौधे लगाए गए हैं कोल इंडिया में, है ना। माइन वाटर का उपयोग सही गाँवों को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। वासरी का मोनेटाइजेशन, अलग अलग टाइप के जो वासरीज हैं, है ना, उस वासरी को मोनेटाइज किया गया है, मतलब अलग अलग कंपनी के कोयले आके वहां धुलवा सकते हैं। ठीक है, नई वासरीज बनाई गई हैं। ठीक है, इको पार्क बनाए गए हैं टोटल बहुत सारे। ठीक है, जिसमें से ईसीएल का एक सिंदूर पार्क है जो बहुत फेमस है ना, सिंदूर पार्क। ठीक है, सिंदूर पार्क ईसीएल के अंदर में आता है। सीएसआर इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे खर्च किए गए हैं। ठीक है, ग्रीन अवार्ड वगैरह वगैरह मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डाटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2028-29 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य है। 2028-29 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मार्क कर दूंगा, बता दूंगा आपको, घबराने वाली बात नहीं, आज टाइम मत देखिएगा बाबू। ठीक है, अब आते हैं भाई सब्सिडरीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, कोई कहता है 14 सब्सिडरी है। ठीक है, कोई कहता है बाबू 10 है, कोई कहता है 7 है, कोई कहता है 8 है, दिमाग नोच के खा जाओगे आप, बोलोगे यार क्या हो रहा है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, जब आप सब्सिडरी कंपनी में जाओगे ना, सब्सिडरी कंपनी में जाओगे तो आपको कहीं पे 10 दिखेगा, कहीं पे 14 दिखेगा, तो आप बोलोगे 14 है, कभी बोलोगे 10 है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कितने हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये रहा आपका एनुअल रिपोर्ट, ऑफिशियल वाला। ऑफिशियल एनुअल रिपोर्ट में सबसे पहले हम गिनते हैं। देखो जनरली क्या होता है ना, जो आपका होली ऑन्ड सब्सिडरी होता है, होली ऑन्ड मतलब पूरी तरह से जो आपके कोल इंडिया के कंट्रोल में हो, ऐसे सब्सिडरी को हम सब्सिडरी गिनते हैं। ठीक है, जब एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार जब पूछा गया था या इससे पहले जो सवाल आए थे, वो हमेशा जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है वही डाटा एक्सेप्ट किया है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा 14 वाला भी क्या हिसाब है। सबसे पहले जो पहला सब्सिडरी है ईसीएल है बाबू, एक ठो, बीसीसीएल दूसरा, सीसीएल तीसरा, डब्ल्यूसीएल चौथा, एससीसीएल पांचवा, एनसीएल छठा, एमसीएल सातवां। ये 7 सब्सिडरी है जो कोयला निकालती है, कोयला का एक्सट्रैक्शन करती है। ठीक है, 7 सब्सिडरी है जो कोयला निकालती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, सीएमपीडीआईएल 8वां, ये क्या करती है, कोल माइन का प्लानिंग करती है, डिजाइन करती है, साइंटिफिक स्टडी करती है, कंसल्टेंसी का काम करती है। इसके बाद आता है कोल
नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जैसे सोलर मैंने बताया कि 200 मेगावाट तक का भी इस बार बिजली बना है ना सोलर से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसी के आपका नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर है, वाइंड है, टाइडल है, ये इस पे फोकस करती है। और सोलर के लिए अलग से कंपनी बना दिया गया है, कोल इंडिया सोलर पीवी लिमिटेड, ठीक है। तो टोटल देखेंगे तो टोटल आपका दो जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है, ठीक है। इसका कोयला वेला से कोई लेना देना नहीं है। एक जो है वो प्लानिंग पे काम करता है और बाकी 7 जो है वो कोयला निकालता है। टोटल ऑफिशियली 10 है जो फुल्ली ऑन्ड है। अब बोलोगे बाबू 14 हम कहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो जो 14 सब्सिडरी आप पढ़े हो ना, ये आपका कोल इंडिया लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। जो 4 कंपनी है वो ज्वाइंट वेंचर है। मैं अपने पीडीएफ में लिखा हूं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया। एक तो आपका हो गया जो फॉरेन सब्सिडरी है, जो एक है वो आपको फॉरेन सब्सिडरी है जिसका नाम है कोल इंडियाना अफ्रीकामा लिमिटाडा। कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा, ये मोजाम्बिक में पड़ता है, मोजाम्बिक में पड़ता है, ठीक है। एक तो ये हो गया जिसको फॉरेन सब्सिडरी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन से सब्सिडी को फॉरेन सब्सिडरी कहा जाता है, तो ऑप्शन दिया जाएगा CIAL, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा। इसके बाद 3 जो है वो ज्वाइंट वेंचर है जिसको सब्सिडरी माना जाता है, सब्सिडरी है नहीं, ठीक है। जैसे आपका है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो कि BH भेल के साथ इसका हिस्सेदारी है। इसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल गैस इंडिया लिमिटेड, जिसका गेल के साथ हिस्सेदारी है। और CIL राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड, जिसका RV राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड के साथ इसका आपका ज्वाइंट वेंचर है। तो दीज आर ज्वाइंट वेंचर, नॉट फुल्ली ऑन्ड सब्सिडरी। ज्वाइंट वेंचर के आधार पर भी सब्सिडरी होती है, ठीक है। तो आपका टोटल कितना ऑफिशियली बाबू 10 है। एग्जाम में अगर कितना टिक मारिएगा, 10 ठो मारिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसीलिए लिख दिया एकदम सिंपल भाषा में। अगर हम सिर्फ पूरे स्वामित्व वाली यानी कि होली ओन्ड सब्सिडरी की बात करें तो उनकी संख्या ठीक 10 है। ऐसा करके मैंने लिख दिया है ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं बाबू, ये जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग छोड़ देते हैं बाबू, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है योजना। योजना भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को CSR इनिशिएटिव के तहत पैसा खर्च करने की के लिए बताया गया है। और बाकी नियम भी है CSR इनिशिएटिव के तहत आपको कुछ पैसा, कुछ परसेंट होता है सर, 5 या 10%, जितना भी आप प्रॉफिट करते हो उसका खर्च करना पड़ता है। CSR इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं CSR को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत आप बहुत सारी योजना चलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी योजना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हम क्या बताएं, इससे क्वेश्चन पूछ दे सकता है, क्योंकि WCL में ऐसा हुआ है बहुत बार कि योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो कोल इंडिया का ये सब करंट अफेयर है बाबू, ठीक है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना में क्या होता है, जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनको, जैसे 700 बच्चे हैं, इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्लांट किया गया था, ठीक है। तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना किससे रिलेटेड है, थैलेसीमिया से रिलेटेड है, कोल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद एक होता है प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल। अब ये जो है ना नन्हा सा दिल, ये बड़ा ही अलग योजना है। अगर ये आपसे पूछ देगा ना प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल बताओ किसके बारे में है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा यार किसके बारे में है। प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल झारखंड के 4 जिलों में जो जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमेशा जैसे बर्थ होता है, जन्म होता है, उसके बाद ही उनका हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी होता है। तो इनका सर्जरी के लिए प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल चलाया गया। प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल इनके सर्जरी के लिए चलाया गया। इसके बाद एक है बढ़ते कदम, है ना, बढ़ते कदम। तो बढ़ते कदम क्या है, जो बहुत सारे बच्चे हैं जिसका पैर पैर में टेढ़ापन है, तो उसका समस्या के लिए ये योजना चलाया गया है ना। इसके बाद आपका बहुत सारे एजुकेशन और लिवलीहुड स्कीम से रिलेटेड है, मैंने कैटेगराइज कर दिया इसको ताकि आपको पढ़ने में आसान हो, ठीक है। इसके बाद एक है निर्मल इनिशिएटिव, निर्माण इनिशिएटिव। इसके तहत क्या है, तो इसके अंदर आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। तो निर्माण इनिशिएटिव अगर पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। इसके बाद एक है लक्ष्य इनिशिएटिव, लक्ष्य इनिशिएटिव। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो पटना बिहार से स्टार्ट किया गया था इसको, तो जो आपके SC के कैंडिडेट है यानी कि अनुसूचित जाति के कैंडिडेट है, उनके छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश में जो परीक्षाएं होती हैं जैसे नीट वगैरह होती है, उनकी तैयारी कराई जाती है, उनके लिए सहायता प्रदान किया जाता है कि आप कोचिंग में करोगे तो आपको हम अपना तरफ से कुछ पैसा देते हैं, सहायता राशि देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लक्ष्य इनिशिएटिव। इसके बाद है CIL आशीष योजना। CIL आशीष योजना क्या है, जिसको आयुष्मान शिक्षा सहायता भी कहते हैं, कोल इंडिया आयुष्मान शिक्षा सहायता। अब ये पूछेगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा।
तो ये बेसिकली क्या है, जो बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं ना, जिनके माता पिता खो गए हैं या नहीं है, तो उनको 45,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा पर ईयर। ये जनरली कोविड महामारी के कारण जिनके माँ बाप खो गए थे उनके लिए ये योजना चलाई गई। इसके बाद एक है प्रोजेक्ट समृद्धि योजना। ये क्या है, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं ना, उनको नर्सिंग का कौशल प्रशिक्षण देना है, यानी कि ट्रेनिंग देना है, नर्सिंग का ट्रेनिंग देना है प्रोजेक्ट समृद्धि के तहत। इसके बाद आपका है प्रेरणा स्कॉलरशिप। ये क्या आइटम है गुरु, प्रेरणा स्कॉलरशिप। तो प्रेरणा स्कॉलरशिप के तहत जो बच्चे कोल इंडिया के लिमिटेड के कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके आपके बढ़ती महंगाई को देखते हुए स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई 350%, समझ रहे हैं आप, 350% का बढ़ोतरी, ठीक है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ठीक है, इसके तहत क्या है, कोल इंडिया ने 124 इंटर्नशिप को भर्ती किया है ना, इंटर्नशिप को भर्ती किया। ओके, इसके बाद इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मिशन है। देखोगे ना यार, इतना इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जिसको आप छोड़ देते हैं और इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो फिर आप माथा नोचोगे कि यार ये क्या आइटम है। इसके बाद है मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। भारत सरकार का बेसिकली मिशन है ना। तो कोल इंडिया का इसमें क्या है, इसमें एलईडी लाइट्स का उपयोग करना, ईवी इसका ईवी का इस्तेमाल करना, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। जागरूकता अभियान, ऐसा नहीं कि कोल इंडिया एलईडी लाइट दे रही है या ईवी का जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां सप्लाई कर रही है या सोलर सप्लाई कर रही है, मतलब कुल मिलाकर के जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, जागरूक कर रही है। इसका नाम है मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर मिशन में क्या है, तो अमृत सरोवर मिशन में बहुत सारे जो पुराने आपके डंप वगैरह बने थे, जिसमें पुराने माइंस वगैरह थे, गड्ढा हो चुके थे ओवन कास्ट, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको तालाब में, झील में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें ऐसे पानी रखे जाएंगे जो वहां के लोकल लोग यूज कर सकते हैं, पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा, है ना, जहाँ पे पानी रखेंगे उसके नीचे ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है उसको ठीक किया जाएगा अमृत सरोवर योजना के तहत। इसके बाद आता है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है बाबू, तो इसके अंदर जो कोल इंडिया लिमिटेड में ड्रैग्ड लैंड फॉरेस्ट है, ड्रैग्ड लैंड फॉरेस्ट मतलब जो जमीनें खराब हो गई हैं, है ना, उसमें पौधारोपण का प्रोग्राम किया गया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत, ठीक है। इसके बाद नेट जीरो और नेशनल सोलर मिशन, इसमें कुल मिलाकर के सोलर का बड़ा बड़ा यूनिट लगाने का ऐसा प्लानिंग किया गया है, ठीक है। बहुत सारे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड स्कीम्स है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे है स्कीम फॉर शक्ति योजना। शक्ति योजना बेसिकली किस लिए है, तो शक्ति योजना में जो पावर सेक्टर है, ठीक है, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करने का, है ना, ऑनलाइन कर देने का, ठीक है। तो ये योजना शक्ति योजना में है। आत्मनिर्भर भारत योजना तो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो इसमें कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड में भेल और गेल के साथ मिलकर के कंपनी, जो मैंने आपको दो कंपनी दिखाई ना, उसको आगे बढ़ाना, उस मिशन को आगे बढ़ाने का आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान के तहत किया गया है, ठीक है। अब देखो, अगर बाबू मान लो इतना तुम नहीं पढ़ पाए, इतना तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है, इतना तुम पढ़े तुमको नहीं बुझा रहा, कुछ मत करो, सीधा जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, पढ़ लो इसको, पढ़ लो इसको, दिमाग मत लगाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 40-50 तो क्वेश्चन पढ़ लो, देखो 40 भी नहीं है बाबू, 20 क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार मिशन देख लो, आपका काम हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए, दुर्घटनाओं के आंकड़े भी देख लेते हैं यार। देखो, कोल इंडिया लिमिटेड में 2024 में 22 जानलेवा दुर्घटना हुआ है, 22 फैटल एक्सीडेंट, जिसमें 25 लोगों की जान गई है, ठीक है। सीरियस एक्सीडेंट की बात करें ना, तो टोटल 37 लोग घायल हुए हैं, ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, टोटल 31 एक्सीडेंट हुए हैं। अगर मैं एससीसीएल की बात करूं तो एससीसीएल की मौतें 8 है, टोटल 8 जो डेथ है वो एससीसीएल में हुआ है, 9 डेथ तो एनसीएल में हुआ है, ठीक है, ओके। मौतों का कारण वही बताया गया है कि कोई वस्तु का गिरना, फॉलन ऑब्जेक्ट, रूप साइड स्लाइड करना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ओपन कास्ट में 10 ऐसे माइंस थे जिसमें ऐसी चीजें हुए हैं, सरफेस में 8 थे और अंडरग्राउंड में 7 थे। सेफ्टी मैनेजमेंट टर्म एब्रीवेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, ये सब फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, जेएसए जॉब जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ट्रिगर होता है ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, है ना, इमरजेंसी के लिए हम लोग बनाते हैं कि माइंस में कभी आग लग गया तो कैसे बचेंगे, कैसे भागेंगे, तो ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान टार्प होता है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई भी मशीन चला रहे हैं, कोई भी डंपर चला रहे हैं, कोई भी आपका डंपिंग चला रहे हैं, कोई भी कटिंग चला रहे हैं, तो उसके लिए अलग से आपको एसओपी बनाया जाता है,
कानून बनाया जाता है कि एसएसएफ को ये काम करना है। एसएमटी मतलब पूरे माइंस का कंबाइंड रहता है ये, ठीक है। टूल बॉक्स सेफ्टी टॉक यानी कि जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं सुपरवाइजर के द्वारा, है ना, कामगारों को एक सेफ्टी टॉक दिया जाता है, ठीक है, शिफ्ट के स्टार्टिंग में, शिफ्ट शुरू होने से पहले, ठीक है। शिफ्ट के ड्यूरेशन ड्यूरेशन में भी दे सकते हैं हम। इसके बाद माइन इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया कि बहुत सारे मशीन लगाया गया है, जैसे आपका ईटी है, एमएस लगाया गया, इन्वायरमेंट टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम, एलएमडी लगाया, लोकल मेथिन डिटेक्टर लगा है, पीडीएस लगा, पर्सनल डस्ट सैंपलर लगा है। तो ये सब फुल फॉर्म याद रखना बाबू, इसे से पूछ देगा, ठीक है। इसके बाद आपका स्टाटा कंट्रोल और यूजी माइंस में बहुत सारी मशीनें लगी हैं, जैसे रूप सपोर्ट को यूडीएम आपका यूनिवर्सल ड्रिल मशीन है, ट्विन है, कोवर्ड बोल्टर है जो आपका रूप बोल्टिंग का काम करता है, रेजिन कैप्सूल का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, आरएमआर रॉक मास रेटिंग वगैरह होता है ना, एनएबीएल प्राप्त एक रॉक मास रॉक लेबोरेटरी बनाया गया है उसके लिए अलग से, ठीक है। ये सब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपसे पूछेगा टोटल कोल इंडिया में कंटिन्यूअस माइनर की संख्या कितनी है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मास्टर तो पढ़ा है नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 37 कंटिन्यूअस माइनर, 37 ये में कंटिन्यूअस माइनर है टोटल, जो कोल इंडिया के 24 अंडरग्राउंड माइंस में है, ठीक है। ओपन कास्ट सेफ्टी जैसे प्रॉक्सिमेटली वार्निंग सर्विसेज वगैरह, ऑडियो विजुअल अलार्म वगैरह लगाना, एएफडीएसएस ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम लगाना मैंडेटरी है। अब 46 सरफेस माइनर जो मैं पहले बता चुका हूँ। रेस्क्यू स्टेशन की बात करें तो कोल इंडिया के पास टोटल 6 माइंस रेस्क्यू स्टेशन है, 16 माइंस रेस्क्यू कंप्रेसर रिप्रेसर ट्रेनिंग है, 16 आपका रेस्क्यू रूम है, ठीक है। डब्ल्यूसीएल का ये जो करंट अफेयर है दैट इज वेरी वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये सब करंट अफेयर है बाबू, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये योजना ये वो यहाँ वो प्रयास मिला, है ना, तो ये सब आपका करंट अफेयर है सीआईएल का, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं बाबू, आप टेंशन मत लो। आपका जो 10 नंबर है ना, 10 नंबर में 1-2 लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, आपका 10 नंबर पूरी तरह से कवर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, वो मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। करंट अफेयर में बोला गया है डब्ल्यूसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम 2024 में कोलंबिया में आयोजित इंटरनेशनल माइंस रेस्क्यू कंपटीशन आईएमआरसी इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कंपटीशन कहाँ हुआ था? कोलंबिया में। कब हुआ था? 2024 में। कौन सा स्थान मिला? सेकंड पोजीशन मिला। पहली बार जीता है भारत, पहली बार जीता है, दैट इज वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहाँ की टीम थी? डब्ल्यूसीएल की टीम थी, ठीक है, माइंस रेस्क्यू की टीम थी डब्ल्यूसीएल। हाँ, का वीडियो भी देखा था मैं, हम लोग स्टेटस में भी लगाए थे। अब मान लीजिए इतना पढ़ लिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बना लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बना लीजिए बाबू। अगर हल्का सा क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, चलो मैं सार पढ़ लिया, मेरा समझ में आ गया, ठीक है। कम टाइम रहेगा तो ये क्वेश्चन पढ़, ये देखो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी दे दिए फिर से वापस से, ताकि आप उसको दोबारा रिविजन कर सके मेन मेन चीजें। अब आते हैं फ्यूचर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कोल इंडिया लिमिटेड का क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है। अब देखेंगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है कोल इंडिया का, ठीक है। कोल इंडिया का क्या फ्यूचर प्लानिंग है, इसमें जो मेन मेन है वही हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। फ्यूचर में बहुत ज्यादा नहीं है, आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखो कोल इंडिया लिमिटेड ना एक महत्वाकांक्षी कंपनी है। महत्वाकांक्षी कंपनी का मतलब होता है कि फ्यूचर टारगेट हमेशा रखती है, हर साल इसको तैयार करती है, प्लान करती है और उसमें काम करने की तरफ बढ़ती है। तो कोल इंडिया ने कहा कि ना हम सिर्फ कोयला निकालेंगे, बल्कि इसके अलावा अलावा जो ग्रीन एनर्जी है ना, जैसे वाइंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। उन्होंने 2 सब्सिडरी जो बनाई है, ठीक है, उन्होंने जो 2 सब्सिडरी बनाई है वो भी इसीलिए बनाई है, क्योंकि कोयला का कहीं ना कहीं धीरे धीरे सब्सटीट्यूट निकल जाएगा। अब अगर आपको बिजली पैदा करना है तो आप सोलर से भी कर सकते हैं, बिजली बनाना है तो ईवी से कर सकते हैं, बिजली बना रहा है तो टाइडल से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कोल इंडिया इस इधर भी अपना काम चला रही है, ताकि कोयला का प्रोडक्शन अगर मान लो किसी तरह गड़बड़ भी होता है तो दिक्कत नहीं, और बाकी ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो कोल इंडिया ने कुछ टारगेट बनाया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको एक बार पहले बताया हूँ। 1 बिलियन टन का टारगेट कब तक है बाबू? तो 2028-29 तक है 1 बिलियन टन का उत्पादन, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि 2033-34 तक एक 1200 मेगावाट तक आपका पहुंचेगा, ठीक है। इसके बाद 2025-26 में बोला गया है आपका जो टारगेट है वो 885 मिलियन टन का टारगेट है। 85 150 885, सॉरी 875, 85 बोल रहा हूँ मैं, 875 मिलियन टन का आपका टारगेट है, ठीक है। और डिस्पैच करने का 900 मिलियन टन का डिस्पैच करने का आपका टारगेट है। कैपेक्स की बात करूं, कैपिटल कितना लगेगा, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 16,000 का भारी निवेश किया हुआ है कंपनी, बहुत सारे ओपन कास्ट माइंस को लिया हुआ है टेंडर। एमडीओ मोड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एमडीओ मोड पे माइंस चलेंगी अब, है ना। बहुत सारे साइलो बना रही है ना।
ओपन कास्ट माइंस में आपका ओपन कास्ट माइंस कम होने की संभावना है फ्यूचर में, इसीलिए अंडरग्राउंड माइंस को प्लानिंग बना रही है। 2033-34 तक अंडरग्राउंड माइंस है, 100 मिलियन टन हासिल करने का इनका लक्ष्य है। 140 कंटिन्यूअस माइनर मशीनें लगाने का पैसा प्लानिंग, क्योंकि 2033-35 तक 34-35 तक अगर अंडरग्राउंड माइंस ये करना चाहती है तो उस केस में कंटिन्यूअस माइनर भी तो इनको चाहिए, है ना। इसके बाद 32 खदानें बंद हो चुकी हैं अभी तक, है ना, जिसको बंद खदानों को एमडीओ मोड पे चलाने का, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड पे चलाने का दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको टेंडर देके उनके साथ काम करवाएगा, मैनेजमेंट अपना रखेगा, बाकी काम वही करेगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नेट जीरो। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा फोकस है बाबू, पढ़ सकते हैं आप इसको। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, तो भारत कोल गैसिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, कोल क्रिटिकल मिनरल पे भी माइनिंग करना, ठीक है, ये सब प्लानिंग है। थर्मल पावर में प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ोगे आपका क्वेश्चन क्लियर, आपका टेंशन खत्म। अब इतना पढ़ लो, क्वेश्चन बना लो, हो गया कल्याण। ठीक है, अभी आपने कोल इंडिया का एनुअल रिटर्न पढ़ा बाबू। अब कोल इंडिया का एनुअल रिटर्न के साथ साथ ना मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है कोल इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, अब आपको मैं कोल इंडिया का थोड़ा सा हल्का फुल्का और कुछ चीजें हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला बाबू, कोल इंडिया का वर्तमान में सीएमडी कौन है, ये पूछा जाएगा बाबू आपसे। कोल इंडिया का वर्तमान में सीएमडी कौन है, तो बी साई राम। बी साई राम जो है कोल इंडिया का करंट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि 15 दिसंबर 2025 से बना हुआ है। एनुअल रिटर्न में ये नहीं दिया हुआ था, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके मैंने डाला, क्योंकि जब भी सीएमडी पूछता है करंट पूछता है। ठीक है, तो करंट सीएमडी 15 दिसंबर 2025 से। इससे पहले कौन था, प्रमोद मिश्रा थे इससे पहले। तो फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे हैं बी साई राम सीएमडी है। ठीक है, ये पहले एनसीएल में थे, एनसीएल के आपके सीएमडी हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने कोल इंडिया को ज्वाइन किया। ओके, बी साई राम। अब उसमें कुछ टीम है जिनका नाम आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसे अगर कोल इंडिया के मैं एचआर डायरेक्टर की बात करूं, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर की बात करूं, तो इनका नाम है विनय रंजन। अगर मैं डायरेक्टर मार्केटिंग की बात करूं तो इनका नाम है श्री मुकेश चौधरी। अगर मैं डायरेक्टर फाइनेंस की बात करूं तो श्री मुकेश अग्रवाल। अगर मैं डायरेक्टर टेक्निकल की बात करूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये है श्री अच्युत घटक। अच्युत घटक जी जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर टेक्निकल है। ठीक है, आशीष कुमार जो है बिजनेस डायरेक्टर बिजनेस एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट में है आशीष कुमार जी। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट नॉमिनीज के भी नाम कई बार पूछे गए हैं भाई, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इनके बारे में पूछा गया है, तो मिस रुपिंदर बरार। मिस रुपिंदर बरार जी जो है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कोल के एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है ना। और जो असीम कुमार मोदी जी हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, उनके साथ में काम करते हैं। तो रुपिंदर बरार जी जो है आपके एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के। चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है कोल इंडिया लिमिटेड का, तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो कोल इंडिया लिमिटेड के हैं वो है आपके ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी जी। ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी जी जो है कोल इंडिया लिमिटेड के सीवीओ यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर है। भारत के प्रधानमंत्री बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद आपके कोयला मंत्री पूछा जाता है कि ऑनेबल यूनियन मिनिस्टर कौन है भाई, तो यूनियन मिनिस्टर है यानी कि पूरे भारत का जो यूनियन है उसका मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा जी किशन रेड्डी। श्री जी किशन रेड्डी जो है वो ऑनेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंदर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के आपके मिनिस्टर। इसके बाद ये जो है स्टेट फॉर कोल एंड कोल माइंस, स्टेट फॉर कोल एंड माइंस के अंडर में आते हैं, है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कोल एंड माइंस, जिनका नाम है श्री सतीश चंद्रा दुबे। श्री सतीश चंद्र दुबे। अब ये सब जो नाम मैं आपको बताया और फोटो बताया, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे हैं बाबू, कई बार पूछे। एक बार दो बार पूछे तो मैं बताऊं, इतनी बार पूछे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया बाबू, ए टू जेड। अब अगला जो क्लास ऑनलाइन क्लास में लूंगा उसमें मैं बाबू आपका पूरा कवर कर दूंगा एससीसीएल। ठीक है, तुरंत हो सकता है मैं रिकॉर्ड करूँ, अभी थोड़ा आराम करूँ, थोड़ा सा तुरंत रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, तो आपका जस्ट अ सेकेंड, चलिए 1 घंटा का लेक्चर हो गया यार। ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना ही रहने देते हैं। ऑनलाइन जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए तो फिर मैं इतना ही डाल देता हूँ, है ना। कोल इंडिया का आपका क्लियर हो गया है, एससीसीएल का भी मैं पढ़ा दूंगा।
जो लाइव क्लासेस में उनको पढ़ा दूंगा। और अगर जो ई बुक लेना चाहते हैं बाबू, 4 ई बुक का कॉम्बो है। 4 ई बुक है, ई बुक मतलब पीडीएफ मिलेगा आपको, जिसमें मैसेज कोड मिलेगा हिंदी में। हिंदी बोले तो एकदम सिंपल हिंदी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना हिंदी, उसी तरह से हिंदी बोलचाल वाली भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे रूल जो है वो भी हिंदी में है, एकदम बोलचाल की भाषा में। जीके ऑफ छत्तीसगढ़ एंड एमपी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसईसीएल इंपॉर्टेंट है, इधर उधर की कोई बात नहीं बाबू। सिर्फ एसईसीएल के लिए जो छत्तीसगढ़ और एमपी का जीके है वो आपके लिए मिल जाएगा। कोल इंडिया प्लस एसईसीएल का फुल स्टोरी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको पढ़ा रहा था अभी, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये चारों पीडीएफ मिला के आपको मिल जाएगा 499 रुपीज में। ये चारों ई बुक मिल जाएंगे 499 रुपीज में। जो मेरे पास क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए तो खैर स्पेशल डिस्काउंट है, बट जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऑलरेडी ये कम करके डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, लिखिएगा कोल इंडिया ई बुक, ठीक है। बस आप इतना लिखिएगा, कॉम्बो ई बुक, कोल इंडिया ई बुक, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन बाबू कॉल कोशिश कीजिएगा अवॉइड करें, क्योंकि मैं नौकरी चाकरी वाला आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ भाई, काम वाम करता रहता हूँ, तो नेटवर्क रहता है नहीं रहता है, लेकिन मैं मैसेज बरोबर अटेंड करूंगा, ठीक है, ट्राई करूंगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नंबर, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, 6200670155। इस पे व्हाट्सअप करना है अगर आप ये कॉम्बो लेना चाहते हैं। और दूसरा है कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जो कि मेरा रिकमेंडेड रहेगा आपके लिए, कि टेस्ट सीरीज भी आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। इसलिए क्योंकि अभी आप टेस्ट दोगे ना यार, तो अनलिमिटेड तो मैं कर ही दूंगा इसका, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, है ना। इसमें करीबन मैं देखो 106 कंटेंट, एक सेकंड जस्ट अ सेकंड। आप सोचोगे ना कि इतना कंटेंट डाला हुआ है टेस्ट सीरीज में, देखो 106 कंटेंट लिखा है इसमें। टेस्ट देखोगे ना, टेस्ट सीरीज इतना टेस्ट डाला हूं मैं आपकी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट में डाला हूं, आपको खाली टेस्ट देना है, फटाफट फटाफट खाली टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना है। और ये टेस्ट देते देते आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपका रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप टेस्ट दो और कोई क्वेश्चन नहीं बने तो उस क्वेश्चन को पढ़ लो, रट लो, सबसे बेस्ट यही है। क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन को समझने जाओगे अभी, तो आपके लिए बहुत समय निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन रट के भी देखो, मैं भी आपको प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कुछ बातें। देखो मैं भी कोल इंडिया में जॉब कर रहा हूँ यार, मैं एनसीएल में जॉब कर रहा हूँ, जो माइनिंग सरदार, ठीक है। इससे पहले मैं मोइल में जॉब किया हूँ, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड में माइन फॉरमैन के तौर पे। और उससे पहले मैं जीपीसीएल में जॉब किया हूँ। और उससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, कुछ एग्जाम मेरे निकले हैं, बहुत सारे एग्जाम नहीं निकले हैं, कुछ एग्जाम मेरे क्लियर हुए हैं। तो यार इससे मेरा एक तजुर्बा बैठा, वो यही बैठा है कि एग्जाम के टाइम ना सबसे पहले तो डाइवर्ट नहीं, जो आप डाइवर्ट होते हो ना, वो डाइवर्ट नहीं होना है बाबू। कैसे डाइवर्ट हो गए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इधर उधर देखोगे, आप कोई बोलेगा कि भाई ये पढ़ना है तो आपका दिमाग में आ जाएगा भाई ये पढ़ना है, कोई बोलेगा वो पढ़ना है तो आपका दिमाग में आ जाएगा वो पढ़ना है। अरे ये वो दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। एसएससीएल ने सिलेबस जारी किया है, डिटेल में एक सिलेबस के चीजों को पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन मार लेंगे। रिवीजन मारने के लिए आप टेस्ट दे दो। अगर आप मेरा टेस्ट नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, आप एमसीक्यू की किताबें रखे हो, एमसीक्यू किताब से रिवीजन करो, ठीक है। या फिर आप अगर नोट्स बना के रखे हो तो उस नोट से रिवीजन करो, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद कहीं ना कोई एमसीक्यू किताब ढूंढ के उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे आपके अंदर ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि जैसे सीएमआर के क्वेश्चन बन रहे हैं तो हाँ सीएमआर हो गया, एक्ट के क्वेश्चन बन रहे हैं तो एक्ट हो गया, रूल के क्वेश्चन बन रहे हैं तो रूल हो गया कंप्लीट, ओएसएच कोड के बन रहे हैं तो ओएसएच कोड हो गया मेरा कंप्लीट, ओएसएच रूल के बन रहे हैं तो ओएसएच रूल हो गया मेरा कंप्लीट। रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने आप को पहले तो ज्ञानी मत समझो, आप ये समझो कि यार मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास 10 दिन है। अगर आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो उस गलतियों को सुधार सकते हो। दूसरी बात, जो ऑनलाइन क्लासेस बाबू, मुझे आप बता रहे हो कि ये पोर्शन डाला नहीं है, वो पोर्शन डाला नहीं है, अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे से छूट गया तो मुझे बताओ ना, अभी 10 दिन का टाइम है, मैं डाल दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको 90 नंबर का तैयारी करा के भेजूंगा, मतलब करा के भेजूंगा। मैं अगर कह रहा हूँ कि एससीसीएल का 90 नंबर मैं आपको रटवा के भेजूंगा, तो एससीसीएल का 90 नंबर में आपका जो टेक्निकल है प्लस जो जीके जीएस है, करंट अफेयर है, मैं छत्तीसगढ़ और एमपी का जीके लिखने बैठ गया हुआ है, मैं उससे ज्यादा क्या करूँ आपके लिए। मैं 90 नंबर आपका करवा के भेजूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो बाबू। इतना दिन अगर मेरे पे भरोसा किया, आज मैं 16वां बैच पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैं 15 बैच पढ़ा चुका हूँ, लोग लग चुके हैं, कोल इंडिया में जॉब कर रहे हैं, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। तो आप बस थोड़ा सा भरोसा रखिए, अगर इतना दिन रखे हैं, मैं अगर पोर्शन डाल दिया हूँ तो थोड़ा सा भरोसा रखिए। 10 नंबर के लिए क्यों आप मेरे से लड़ रहे हो यार। 10 नंबर के लिए मैसेज कर करके बोलो सर आप ये नहीं डाले वो नहीं डाले, तो आप रिलैक्स रहो। मैं आपका 90 नंबर करवा दूंगा तैयारी, मतलब 90 नंबर का आपका तैयारी करा के भेजूंगा। आप डोंट वरी रहिए, आप बस रिवीजन मारिए, ठीक है। आप अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए। और अगर क्लासेस लेना चाहते हैं कोई, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और या फिर अगर ई बुक लेना चाहते हो तो ई बुक के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो मिलते हैं अगले किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग,
कीप सपोर्टिंग टिल देन, जय हिंद।